बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक जो है हमने स्टार्ट की, उसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसका जो बेसिक टॉपिक है आज का वो है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस। ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक है, फंडामेंटल फोर्सेस। इसकी हम बात करेंगे। फंडामेंटल वर्ड पहले समझना जरूरी है। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, जो बेसिक फोर्सेस हैं, बुनियादी फोर्सेस हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भाई 4 फंडामेंटल, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? 4 टाइप्स होती हैं फंडामेंटल। तो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहली फंडामेंटल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पर हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है एक बॉडी में? ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब और उसके वेट की इक्वल होती है। अगर कोई बॉडी है, फ्री फॉल गिर रहा होता है, तो उसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? उसी के वेट के इक्वल फोर्स, और उसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये टुवर्ड्स अर्थ जो है फोर्स प्रोड्यूस होती है, और कितनी होती है ये फोर्स जो है वो इक्वल होती है भाई उसी बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट के अपने वेट के इक्वल होती है। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये हमारी सबसे वीक फोर्स गिनी जाती है। यानी फोर्सेस के दरमियान, फंडामेंटल फोर्सेस में जो सबसे वीक फोर्स है वो आपकी ग्रेविटेशन फोर्स काउंट होती है। उसकी वजह यह है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, लॉन्ग रेंज। इसकी जो रेंज होती है वो लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाती है। ये मतलब इसकी रेंज आप देखें बहुत ज्यादा होती है। आप काफी दूर तक और इन्फिनिट डिस्टेंस इसमें जो है, आप सादा लफ्जों में बात कर सकते हैं कि इन्फिनिट डिस्टेंस तक इसकी रेंज होती है। ये जरूर होता है कि जैसे जैसे आप दूर होते जाते हैं, तो यही जो फोर्स होती है वो वीक वीक से वीक होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वीक से वीक। लेकिन रेंज इसकी चूंकि बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो वीक फोर्स काउंट होती है। अगली सेकंड कैटेगरी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। सेकंड टाइप है जी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे वर्ड ही आप समझ सकते हैं, यहां से हमने इलेक्ट्रो की भी बात कर रहे हैं और मैग्नेटिक की भी बात कर रहे हैं। तो इसमें आपकी जो है वो 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, और दूसरी आपकी मैग्नेटिक फोर्स भी। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अब जहां तक हम आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात है, ये 2 बॉडीज के दरमियान इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब उसमें भी थोड़ा सा हम लोग पहले इस पर भी बात कर चुके हुए हैं कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे बॉडीज पर, तो वो क्या करेंगे? रिपेल टू ईच अदर। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी वो रिपेल करते हैं। इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो फिर वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो फोर्सेस है, ये हमारी जो ग्रेविटेशन फोर्सेस की जो हमने बात की है, उसकी निस्बत आपकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ये स्ट्रॉन्ग इनफ होती हैं। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं ये। ठीक है, और इनका जो एरिया होता है, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी जिस एरिया में ये फोर्सेस फील की जा सकती हैं, वो एरिया क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ फोर्स। यानी वो उसको हम क्या नाम देते हैं? फील्ड ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, या आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये वो एरिया होता है जहां पर वो जो फोर्सेस हैं उनको फील किया जा सकता है, जहां पर ये फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये भाई इसके बारे में था।
और ये मैंने जैसे बात की कि ये फोर्सेस स्ट्रांगर होती हैं, अभी जो पीछे हम बात करके आए थे बनिस्बत किसके, ग्रेविटेशन फोर्सेस से ये काफी स्ट्रांगर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर अगर हम मजीद बात करें तो इनकी वजह से जो आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं या आपके क्रिस्टल्स वगैरह हैं, उनको बाइंड रखने के लिए यही फोर्सेस रिक्वायर्ड होती हैं, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स या हम जिनकी बात अभी कर रहे थे एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, ये एक दूसरे के साथ क्या रहती हैं, बाइंड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये भी इसी का रोल होता है। इसके अलावा मजीद जो है अगर हम बात करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इट्स अ पॉसिबल कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सर्फेसिस इन रिलेटिव मोशन, इसका भी ये बायस बनती हैं। इसके आगे आ जाती है हमारी नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरी टाइप है जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब ये क्या होती हैं? देखिए हमारे एटम जो हैं, अगर हम बात करें तो एटम जो है वो आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। ये सपोज अगर एक एटम है तो उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, बाइंडिंग रहती है, ठीक है इनकी। अब ये जो बाइंडिंग है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं, होल्ड रहते हैं, बने हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो ये जिन फोर्सेस की बेस पर रहती हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। यानी डिफरेंट एटम्स के दरमियान आपको पता है न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ये जो न्यूक्लियस हैं ये एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं, तो ये जो फोर्सेस बिटवीन एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान होती हैं, ये न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्सेस हैं ये हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाती हैं। हालांकि इसमें प्रोटॉन्स और वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो भी मतलब अपनी जगह पर है कि एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग इनफ फोर्सेस होती हैं। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहलाती हैं। दूसरी बात है क्योंकि एटम के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहलाएंगी। ठीक है, करीब करीब होती हैं। ठीक है, और इनकी रेंज जो है 10⁻⁻14 मीटर तक होती है। मतलब बहुत कम, आप देख सकते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो है, जितनी ये करीब है इसी वजह से इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जैसे जैसे डिस्टेंस इनके करीब से हम लोग फिर कम करेंगे, अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे, करीब होंगी तो जाहिर है बढ़ेगी, और अगर डिस्टेंस हम लोग बढ़ा देते हैं तो उस शक्ल में जो फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं। हम कह सकते हैं कि ये सीजीज टू एक्ट, मतलब एक्ट करना बंद कर देंगी, एक्ट नहीं करेंगी अगर इनके दरमियान हम लोग फासले को बढ़ाते जाते हैं। और अगर हम इनको क्लोज करते हैं, ये क्लोज इनफ होती जाती हैं, तो ये फोर्सेस इस तरह से बढ़ती जाती हैं। इस वजह से हमने इनको नाम दिया है कि ये जो फोर्सेस हैं ये स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। मतलब जितना फासला कम होगा उतने कम फासले पर ये ज्यादा एक्टिवली एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। रिपल्सिव फोर्सेस यकीनन इसमें होती हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लेकिन उस पर फिर भी ये ओवरकम कर लेती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारी टाइप जो है वो है फोर्थ टाइप जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है जी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। नंबर 4 पर जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। जी, जहां तक वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बात है तो भाई इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के दरमियान आपको पता है कि ये हमारा एटम है, और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। और अगर ऐसा हो कि भाई किसी वजह से आपका जो एटम है उसमें न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाए, न्यूक्लियस क्या कर जाए, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट कर जाए, यानी यहां से आपका जो न्यूट्रॉन है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, किसी बीटा पार्टिकल में, किस में कन्वर्ट हो जाए, बीटा पार्टिकल में ये अगर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो रेडियो एक्टिव रेज हैं या रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है, ये उस वजह से होता है जिसमें आपकी अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज बनती हैं। उसी प्रोसेस में अगर ये अमल होता है कि आपका जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बीटा डेके भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में फिर क्या होता है कि आपका जो बीटा पार्टिकल
बना है, यानी पहले वो न्यूट्रॉन था, वो फिर किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन में। तो इस तरह से फिर जो हमारे पार्टिकल होते हैं उसमें ये चेंज जो आती है, ये जो चेंज है ये जो इनके दरमियान पैदा होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से है। अगर फोर्सेस यहाँ पर स्ट्रांग होती तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमारा जो है ये भी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के दरमियान, ये फोर्सेस जो हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन फिर भी ये फोर्सेस जो हैं वो ग्रेविटेशन फोर्सेस से कदरे स्ट्रांग ही होती हैं। अगर मैं वीकली न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करूं तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्सेस हैं उनसे ये क्या होती हैं, उनसे ये फिर भी ग्रेटर ही होती हैं। ठीक है, मजीद इनके बारे में ये है कि इस प्रोसेस में जो बीटा पार्टिकल होता है वो अनचार्ज पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो जो है वो अमिट कर देता है, ठीक है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान भी जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं। और किस वजह से हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, रेडियो एक्टिव डेके की वजह से, रेडियो एक्टिव डेके की वजह से, यानी ये सारा प्रोसेस जो है वो रेडियो एक्टिविटी पे बेस करता है, जिसमें रेडिएशंस खारिज होती हैं और हमारे जो पार्टिकल्स हैं मतलब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से न्यूट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो रेंज है इनकी भी शॉर्ट रेंज होगी, जैसे जैसे फासला बढ़ेगा तो ये भी कम हो जाएंगी फोर्सेस, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस यानी जितना क्लोज होंगे, करीब होंगे, उतनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। और इनकी जो रेंज है वो है 10⁻⁻17 मीटर। ठीक है, ये इनकी रेंज होती है। तो ये भाई हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस की टाइप्स थी जो इस बुक में जो है वो ऐड की गई हैं, पिछली बुक में नहीं थी। इनको नई नई चीजें जितनी भी ऐड की जाती हैं वो समझ लें कि वो पहले वाले जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका टॉपिक था फंडामेंटल फोर्सेस का। ठीक है, इसके बाद हम एक टॉपिक और डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर, यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। यूनिफिकेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का पहले तो मतलब समझ लें कि भाई ये दो तरह की फोर्सेस की बात यहां पर हो रही है। एक हो रही है वीक न्यूक्लियर और दूसरी मैंने क्या बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। यूनिफिकेशन ऑफ बोथ, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ बोथ का मतलब यह है कि दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है, मुत्तहिद हो जाती हैं, ये एक एक्ट होकर एक ही फोर्स के तौर पर एक्ट करती हैं, यानी दोनों के दरमियान क्या हो जाता है, दोनों मिल जाती हैं, कंबाइन करके एक नई फोर्स की शक्ल अख्तियार करती हैं। तो जिसको हमने नाम दिया है यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी सादा लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूं कि यूनियन ऑफ न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो यूनिफिकेशन ऑफ दीज फोर्सेस कहलाती हैं। अब समझ आइए आपको कि दोनों फोर्सेस का कंबाइन हो जाना, मुत्तहिद हो जाना और फिर एक्ट करना, तो ये यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहलाता है। यानी यूनाइट हो जाना बोथ फोर्सेस का, सादा लफ्जों में जो मैं एक सिंगल वर्ड से समझा रहा हूं कि दोनों फोर्सेस का क्या हो जाना, यूनाइट हो जाना, कंबाइन हो जाना, मिल जाना। अब ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये बेटा इन्होंने ये थ्योरी जो है वो पेश की थी 1979 में। और इस वजह से इनको, कुछ और भी थे साइंटिस्ट तब जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उनके साथ इनको भी नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था 1979 में, क्योंकि इन्होंने दुनिया में फर्स्ट टाइम फिजिक्स के मैदान में यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की थ्योरी पेश की। वो डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं और इन्होंने 1979 में
ये थ्योरी पेश की थी। और इनके साथ दो नाम और भी हैं, शेल्डन ग्लास्को एंड स्टीवन विनबर्ग, उनको भी तब अवार्ड दिए गए थे। उनके साथ मिलकर, मतलब वो भी और ये, यानी तीन पर्सन थे। एक डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, दूसरे शेल्डन ग्लास्को, और उनके साथ तीसरे वाले स्टीवन विनबर्ग। ये तीनों ने ये थ्योरी जो थी मिलकर पेश की थी और नोबेल प्राइज के हकदार ठहरे थे फिजिक्स के फील्ड में। इसके अलावा इसके अलावा जो है, ये जो फोर्सेस हैं, ये मतलब आप अगर देखें तो ये भाई अपीयर होती हैं, और डिफरेंट जो थ्योरी के मॉडल्स वगैरह थे इसके, वो सेम फोर्सेस पर इनको, इनके स्पेक्ट जो थे वो देखे गए थे। ठीक है, फिर इनको ऑब्जर्व किया गया, इनका इंट्रैक्शन जो था वो भी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी यहाँ से इन फोर्सेस से हासिल की गई। तो मेन जो मैं बात आपको समझा दी कि ये जो फोर्सेस हैं, ये बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अलहदा से फोर्सेस थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आपने पीछे डिस्कस किया, लेकिन इनको जो कंबाइन करके जो इनके इफेक्ट थे वो बाद में हासिल किए गए, जो कि वेरी हाई एनर्जी इनसे प्रोड्यूस की गई। तो बात बताने वाली ये है कि इनको बनाने वाले, इनको असेंबल करने वाले, वो बड़े नामों में से एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं, तो हम उनको इसी बात पर सलाम भी पेश करते हैं कि भाई उन्होंने नोबेल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है नोबेल प्राइज, जो आजकल की दुनिया में समझा जाता है इंटरनेशनली, वो किसी किसी को दिया जाता है पूरे साल में, किसी एक फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में चुने जाते हैं लोग। तो फिजिक्स की फील्ड में 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो हासिल कर सके। तो ये था भाई यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक टॉपिक छोटा सा है, ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, इस पर हम बात करेंगे और उसके बाद लेक्चर को क्लोज करेंगे। जी, ये लास्ट टॉपिक है आज का, फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। हमारा टॉपिक क्या है? फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। हमने डिफरेंट फोर्सेस जो है वो डिस्कस करनी है। एक फ्री बॉडी है, मतलब सपोज मैं एक टेबल बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है, ये अगर मेरे पास कोई टेबल है, ये देखिएगा, मतलब सपोज ये कोई टेबल है मेरे पास। अब इस टेबल के ऊपर जो है एक बुक जो है वो प्लेस की गई हुई है, एक बुक जो है इस टेबल के ऊपर हमने रखी हुई है। ठीक है, ये समझ लें कि बुक है जो हमने इसी टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब इस बुक को अगर आप देखें तो इस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मतलब ये फ्री बॉडी है, आजादाना बॉडी पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है, लेकिन इस पर भी देखें कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अभी हम कुछ भी नहीं इस पर मतलब कर रहे। एक तो ये है कि अगर हम लोग इस पर कोई फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, मतलब इसको अगर मूव हम करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स होगी। यहां पर कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स की, अगर हम बुक को मूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स अप्लाई होगी तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स जो है वो यहाँ एक्ट करेगी। वो कौन सी फोर्स होगी? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसके अपोजिट, जो इस बॉडी को मूव नहीं होने देती। ठीक है, अप्लाइड फोर्स अगर इस पर एक्ट होती है तो फ्रिक्शन क्या काम कर रही है? फ्रिक्शन जो मौजूद है बिल्कुल इसके अपोजिट, वो बुक को मूव नहीं होने देती। दूसरी अगर हम बात कर लें तो इस बुक का वेट है, वेट इसका कहाँ एक्ट कर रहा है? वो डाउनवर्ड, उसका जो वेट है बुक का, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है। बुक का अपना वेट वो टेबल पर एक फोर्स एग्जैक्ट कर रही है, वो डाउनवर्ड है। लेकिन बुक डाउनवर्ड नहीं जा पाती क्योंकि टेबल भी इस पर एक फोर्स एग्जैक्ट करता है, और वो फोर्स रिएक्शन कहलाती है, या उसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। नॉर्मल फोर्स, या दूसरा उसका नाम क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इसको आप लोग ज्यादातर एफ एन से डिनोट करते हैं, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स को एफ एन। ये भाई एक समझ लें कि फ्री बॉडी था जो एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, और आपने देख लिया कि उसके ऊपर भी कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, एक तो फोर्स एक्ट कर रही है अप्लाइड फोर्स, जो हम उस बुक पर अप्लाई करते हैं, अगर ये करेंगे तो वो जाहिर है मूव करेगी। लेकिन अप्लाइड फोर्स मूव अगर हो रही है उस पर कोई अप्लाई,
वो मूव नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उस पर एक फोर्स और एक्ट कर रही है बुक और टेबल की दोनों सर्फेसिस के दरमियान। वो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करती है। अप्लाइड फोर्स इस तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ, तो वो उसको मूव नहीं होने देगी। सेकंड फोर्स जो है वो उसका अपना वेट है, अदर फोर्स, थर्ड फोर्स, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बुक का। लेकिन वो डाउनवर्ड बुक क्यों नहीं गिर पाती, क्यों नहीं उस टेबल के अंदर धंस जाती? उसकी वजह यह है कि टेबल भी उस पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इन्हीं दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कट कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, ये दोनों भी, ये दोनों भी। तो बॉडी जो है वो फ्री बॉडी आपको दिखाई देता है पड़ा हुआ, लेकिन देखने में तो फ्री है, लेकिन उस वक्त उस पर ये फोर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। ये भाई हमारा जो था वो टॉपिक था, ठीक है जी। मजीद अगर आप इसमें अगर किसी चीज से बांध कर और भी फोर्सेस, वो स्ट्रिंग लगा सकते हैं टेंशन वाला भी, लेकिन जो मेन इस पर फोर्सेस इस वक्त तक कर रही हैं, चार फोर्सेस हैं। मैं फिर से यहां बनाकर आपको समझा देता हूं कि एक आपकी अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। दूसरी आपकी कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट। तीसरी फोर्स इसका वेट, वेट की फोर्स नीचे की तरफ, और इसके साथ यहां पर क्या है? नॉर्मल, ठीक है जी। नॉर्मल फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, जिसको आप रिएक्शन भी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, तो वो अपवर्ड। तो ये भाई एक समझ लें कि हमारे पास अगर कोई बॉडी फ्रीली है तो उस पर ये सारी फोर्सेस उस वक्त एक्ट कर रही होती हैं। तो आज का भाई टॉपिक हमारा यही था, ठीक है जी। और भी इसकी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं, लेकिन हम यहीं पर इसको वाइंड अप करते हैं आज, ठीक है जी। तो बाकी आप लोग इन सारे टॉपिक्स को, कुछ मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जो हैं ये इस बार 9th की बुक में कुछ नए नए टॉपिक्स डाले गए हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। रीडिंग से पहले अंडरस्टैंडिंग पहले करें, उनको समझें, कंसेप्ट क्लियर हो, फिर उसको रीडिंग की तरफ जाएं, फिर आप लर्निंग की तरफ जाएं, तो इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से इनको तैयार कर सकेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।